हेलो मित्रों, आज आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और प्रेरक प्रसंग में कुछ स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं, उसको पढ़ते हैं और कुछ उससे सीखते हैं। कहानी से कुछ सीखा जाता है जो प्रेरणादायक होती है। कुछ उदाहरण हमारे सामने हर समय सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ घटित होते रहता है। घटनाएं ऐसी जो याद रखने वाली होती है, जिससे कुछ सीखा जा सकता है, जिससे कुछ किसी को उदाहरण के रूप में बताया जा सकता है। तो आज जो हमारे सामने है वो भी एक गुरु और शिष्य का, टीचर और स्टूडेंट का कहानी है, जो मेमोरी में जाकर के कुछ याद दिलाता है और वहाँ से ये सीखा जाता है कि कैसा, किस समय, किस परिस्थिति में क्या रिलेशन रखना चाहिए, कौन सी बात बोलनी चाहिए और कौन सी बात नहीं बोलनी चाहिए। तो इसी को हम लोग इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो इस कहानी पर आगे बढ़ने के पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया करके आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपका हमको सपोर्ट मिले और नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो उसमें भी सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलते हैं कहानी की ओर। इसमें ईश्वरीय न्याय जो है, उसकी गाड़ी धीरे धीरे तो चलती है, लेकिन चलती जरूर है। न्याय की गाड़ी, न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति माना गया है कि ईश्वर के दरवाजे पर और भगवान के द्वार पर जो भी शब्द कहिए या अपने अंतरात्मा की शक्ति ये एहसास कराती है कि जो भी हमारे सामने घटना घटती है वो हमारे पक्ष में या विपक्ष में हो, वो न्यायपूर्ण होता है। अभी अगर लगता है कि न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कभी न कभी वो न्याय के रूप में परिवर्तित होता है। समय ज़्यादा लग सकता है, यानी कहना है ये कि ईश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इसका अर्थ यही है कि न्याय एक न एक दिन जरूर मिलता है और न्याय की शक्ति को सर्वोच्च शक्ति इसीलिए माना गया है कि कर्म का फल जो है अवश्य मिलता है। इसी बात को ये इंगित करता है कि हम जो कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करेंगे, सबके भले के लिए कर्म करेंगे, तो हमारा भी भला होगा निश्चित रूप से। और अगर हम बुरा करेंगे, किसी अन्य को तकलीफ़ देंगे, तो मेरा भी बुरा किसी न किसी रूप में ज़रूर होगा। अगर पैसे के रूप में बुरा नहीं हो रहा है तो और कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट हो जाएगा, कुछ किसी की अकाल मृत्यु हो जाएगी, बहुत तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में होते रहती है। पुराने काल से ही यदि कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे न्याय प्रक्रिया के द्वारा सजा दी जाती है, जो हम लोगों ने समाज में एक व्यवस्था के तहत कानून बनाकर तय किया हुआ रहता है। जैसे कि आज हमारा देश जो चल रहा है, किस कानून से, तो कहते हैं कि संविधान के कानून से, संविधान के नियम से चलता है। तो संविधान किसने बनाया? हम ही लोगों ने मिलकर बनाया, अपने लिए, अपने को सुसंस्कारित करने के लिए, अपने को सुव्यवस्थित करने के लिए कि हमारा समाज जो है वो ठीक ढंग से चले। इसके लिए हम लोगों में से जो विद्वान प्रकृति के लोग थे, जो ज़्यादा होशियार थे, जो ज़्यादा समझदार थे, उन लोगों के द्वारा एक दिशा तय की गई, एक नियम तय किया गया कि हमारे समाज में ऐसा नियम पालन होना चाहिए, इस तरह से लोगों को जीना चाहिए। और फिर उसी को आदर्श मान करके आगे उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है कि अगर उस नियम पर कोई सब चल रहा है तो बहुत सुंदर, और कोई नहीं चल रहा है, नियम को भंग कर रहा है, नियम को तोड़ रहा है, तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब कुछ समाज की बेहतरी के लिए और उच्चतर विकास के लिए किया जाता है। इससे समाज को संदेश दिया जाता है कि गलत करने का दंड भुगतना ही होगा, भुगतना पड़ेगा। कई बार गरीब व्यक्तियों को न्याय नहीं मिल पाता है। हम देखते हैं कि जो पैसे वाले होते हैं, ज़्यादा रसूख पहुँच वाले लोग होते हैं, वो अपने पहुँच का, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। उसके पावर से, उसके धमक से
जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो न्यायालय के मित्र होते हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप हमारे पक्ष में फैसला दीजिए, चाहे हम गलत ही क्यों न हों। आपको मेरे पहुंच का, मेरे पावर का एक डर होना चाहिए आपके मन में। आप मेरे पक्ष में फैसला दीजिए। नहीं दीजिएगा फैसला तो फिर आपको कुछ न कुछ बुरा होगा, कुछ न कुछ अलग तरीके से आपके साथ हम पेश आएंगे, आपको फिर परेशानी हो जाएगी। यहाँ पर पहुँच तो कई तरीके से बनाया जाता है, या तो पावर के दम पर या फिर पैसे के दम पर। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ पैसे वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, कितनों बड़ा क्राइम करे वो बच ही जाता है। पैसे वाले जल्दी जेल नहीं जाते हैं, जेल भी जाते हैं तो सज़ा नहीं होती है। लेकिन गरीब, आम गरीब जो हमारी भारतीय जनता है, वो मुश्किल से भी छूट पाता है, बिना कुछ गलती किए भी कई बार मुफ्त में सज़ा काट लेता है। कई बार छोटी मोटी गलतियों में भी जो समझा बुझा करके भी काम बन सकता था, उसके लिए भी जेल के अंदर डाला जाता है और महीनों उसको छोड़ा नहीं जाता है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसकी कीमत कुछ नहीं, उसके समय की कीमत कुछ नहीं। तो ये हमारे समाज में, हमारे कानून व्यवस्था में, कानून को इम्प्लीमेंटेशन जो करने का सिस्टम बनाया गया है, उसमें खामियां होती है। जो उसमें शामिल लोग होते हैं उसके मन में खामियां होती है, क्योंकि वो सही व्यक्ति नहीं होते हैं। अगर सही व्यक्ति का चुनाव करके उस पद पर बैठाया जाए तो फिर सच्चा न्याय संभावना होने की बढ़ जाएगी। लेकिन बात ये होती है कि जो भी चयन प्रक्रिया है वो वहाँ पर पहुँचते ही फिर वो न्याय नहीं करता है, वो अपना न्याय करता है, समाज का न्याय भूल जाता है। वो स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने पॉकेट, अपना पेट भरने पर ध्यान देता है, घूस खाने का प्रयास करता है। इस तरह से करप्शन बढ़ता है। और इन सब का भुक्तभोगी कौन होता है? तो वो साधारण आम जनता, जो एक तरह से पैसे से भी गरीब है, दूसरा शिक्षा से भी कमज़ोर है, तीसरा उसका कोई पावर पहुंच नहीं है, और चौथा कि वो ज़ोर से बोल भी नहीं सकता है, पांचवा ये है कि उसमें सहन शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उनको 2 डंडा भी मार दिया जाए तो भी उनको सहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई चारा ही नहीं है। क्या करेगा? गाली देगा तो 2 डंडा और पड़ेगा। चुपचाप सो लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है, बहुत ज़्यादा होगा तो रो लेगा। ये हमारे समाज की दयनीय स्थिति है जो विचारणीय है। लेकिन ये हमारे लोकल जो सामाजिक व्यवस्था है, आम इंसानों के द्वारा बनाया हुआ, ये इसकी स्थिति है। लेकिन कहा जाता है कि चूँकि अगर इसी व्यवस्था को देखकर हम जिए तो निश्चित है कि हमारे मन में, अगर हम कमज़ोर परिवार के हैं, अगर हमारे पास शक्ति नहीं है, तो इन व्यवस्थाओं को देख करके हमको ज़रूर निराशा होगी, हमारे मन में जीने की आशा खत्म हो जाएगी और लोग क्या करेंगे? सुसाइड करेंगे, आत्महत्या करेंगे, फिर जीना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं रहेगा कि हमको कभी न्याय मिलेगा, इस समाज में रहने के लिए हमको कभी उचित ढंग से सम्मान मिलेगा। इसलिए वो तो मर जाएंगे। फिर क्यों जिएंगे? किसके लिए जिएंगे? किसके सहारे जिएंगे? तो फिर उनके लिए एक सहारा होता है जो ईश्वर है। और अगर पैसे वाले हैं, पहुंच वाले हैं, तो वो फिर उस सिस्टम का चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरुपयोग करके उसका वो अपने लिए उपयोग करके जितना माल कमा सके, जितना समाज में अपना दबंगई दिखा सके वो करेगा। तो व्यवस्था का ये रूप बस सामाजिक स्तर पर है और लोकल है। लेकिन इन दोनों के अलावा कुछ और विचार भी है जो ईश्वरीय विचार पर आधारित है। वो कहते हैं कि उनका न्याय कौन करेगा? गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है तो कौन उनका न्याय करेगा? तो पैसे लेकर के या पहुंच के पावर से अपना न्याय बदलने के जो क्षमता यहाँ पर है, बस मानवीय क्षमता है ये। लेकिन कुछ ईश्वरीय शक्ति भी है जो इन सब से प्रभावित नहीं होता है। कोई भी फैक्टर यहाँ का लागू नहीं होता है, उनको घूस दिया हुआ काम नहीं आता है। तो कहते हैं
उन सब का न्याय जो है ईश्वर जरूर करते हैं। ईश्वर सब देखते हैं। कहा जाता है कि हजारों आँखें हैं, हजारों कानें हैं सुनने के लिए। ईश्वर सब देखते हैं। वह हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख देते हैं। हमारे कर्म पर आधारित वो फैसला देते हैं। इसी को न्याय व्यवस्था कहा जाता है कि जैसा कर्म वैसा फल। ईश्वर के न्याय में देरी होती है, पर गलत करने वालों को उचित दंड भी वो देते हैं। किंतु आज यहाँ जो एक कहानी है वो एक शिक्षक की कहानी सुनाया जा रहा है, जिसका न्याय ईश्वर से भी श्रेष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ पर दिखता है कि इसी समाज में कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो कल्पना से बाहर न्याय करने की क्षमता रखता है, न्याय करने की सोच रखता है, कुछ नया सोचता है। क्या सोचा है? एक शिक्षक जो अपने छात्रों के लिए पिता तुल्य भी है, गुरु तो है ही, उसके जीवन के, उसके भविष्य के निर्माण करता है। निर्माण करने में उनका गुरु का बहुत योगदान होता है। एक छोटा सा डिसीजन वो कुछ भी करा सकता है। तो उनको नहीं चाहिए कि हम ऐसा डिसीजन लें जो कभी कुछ किसी को परेशानी हो जाए। तो यहाँ पर एक कहानी देखते हैं। यह छात्र और शिक्षक के बीच एक ऐसी घटना है जिसको पढ़कर आपकी आंखें नम हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये कैसी घटना हुई है। साथ ही साथ आप किसी भी बुरे काम को करने से पहले 100 बार सोचेंगे। छात्र और शिक्षक के बीच क्या संवाद हुई है, क्या बात हुई है, उस पर हम लोग चलते हैं। छात्र जब शिक्षक के पास जाते हैं, अपने पुराने शिक्षक के पास, तो उनके पास जाके कहते हैं, सर जी नमस्ते, मुझे पहचाना? तो शिक्षक जो बहुत बुजुर्ग रिटायर्ड हो चुके होते हैं, जिनको सुनाई भी कम पड़ता है, दिखाई भी कम पड़ता है, और आप जानते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं वो मेमोरी भी कम रखते हैं, थोड़ा भूल भी जाते हैं। तो शिक्षक कहते हैं, कौन है भाई, बता तो ज़रा। अब इस उम्र में मुझे दिखाई भी नहीं देता है और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है। कौन हो तुम भाई, बताओ तो। छात्र बोलता है, सर मैं आपका 30 वर्ष पुराना शिष्य हूँ। 30 साल पहले आपसे हमने पढ़ा है। आज से लगभग 30 वर्ष पहले आपने मुझे 10वीं क्लास में पढ़ाया था, याद आया? भाई किसी टीचर को इतना थोड़े याद रहता है। एक बैच में कई बच्चे रहते हैं और कई बच्चे में एक बच्चे को याद रखना, जब तक कोई विशेष घटना नहीं घटे तो वो याद नहीं हो सकता है। तो घटना बिना कहे कैसे याद होगा? चेहरा भी नहीं दिखाई पड़ रहा है चूँकि आँख कमज़ोर है। तो शिक्षक बोलते हैं, ओह असल में आजकल दिखता नहीं है बेटा, और ऊपर से यादाश्त भी इतनी कमज़ोर हो गई है, इसलिए अभी भी पहचान नहीं पा रहा हूँ। खैर बैठो, क्या करते हो आप? सर पर हाथ बोलते हैं, क्या करते हो आप? ठीक है बताओ, याद तो नहीं आया, कम से कम विद्यार्थी हो तो ठीक है, तुमको आशीर्वाद, लेकिन बताओ आजकल क्या करते हो? तो छात्र बोल रहा है कि सर मैं भी आप ही की तरह शिक्षक बन गया हूँ और यहीं पास के एक बड़े सरकारी कॉलेज में गणित पढ़ाता हूँ। अब मैथमेटिक्स का टीचर बन गया हूँ। आपके बगल में ही एक कॉलेज में हम ज्वाइन किए हैं, इसीलिए आपसे नज़दीक होने के कारण और याद आपका आने के कारण आपसे मिलने आ गए। शिक्षक बोलते हैं, बहुत अच्छा, लेकिन बेटा शिक्षकों को तो वेतन काफ़ी कम मिल रहा है आजकल, फिर आपने इस पेशे को ही क्यों चुना? क्यों शिक्षक बनने की इच्छा आपके मन में हुई? लोग शिक्षक का आज सम्मान नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी कम है। लोग सोचते हैं सैलरी टाइम पर नहीं मिलता है, तो ऐसे नौकरी से क्या काम जो फिर हमारे जीने में रुकावट डाले, रोज़ टेंशन का एक कारण दे। तो छात्र बोलते हैं, सर उसकी भी एक कहानी है, जिस कहानी के कारण हमको ये प्रेरणा मिली कि हमको भी शिक्षक बनना चाहिए, वो कहानी सुनाता हूँ। कह रहे हैं ये स्टूडेंट्स कि जब मैं 10वीं क्लास में था तब मेरे साथ एक घटना घटी थी
और तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि जीवन में आगे चलकर मुझे आप जैसा शिक्षक ही बनना है। आप ही का एक घटना आपके साथ और मेरे साथ घटना ऐसा घटा है जिसके कारण मुझे प्रेरणा मिली कि अब तो कुछ भी हो जाए हमको आपके तरह ही अब शिक्षक ही बनना है। हमको यही रास्ता सबसे उचित लगा। तो क्यों वो घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैं आपको वह घटना सुनाता हूँ। शायद वह घटना सुनकर आपको मेरी भी याद आ जाए, तो हो सकता है आप मुझे पहचान भी जाएंगे कि हम कौन हैं। शिक्षक बोलते हैं, अच्छा बताओ कौन सी घटना है वह। छात्र बोलते हैं, सर जब मैं 10वीं कक्षा में था तब आप हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे, वर्ग शिक्षक थे आप ही हाजिरी लेते थे हमारे कक्षा में। वैसे तो सभी बच्चे मध्यम वर्ग के ही थे, कम जो बहुत पैसे वाले नहीं होते थे, किंतु एक लड़का उसमें था और वो ऐसा था जो बहुत काफ़ी अमीर व धनी था। एक एक्सेप्शन में अमीर घर का लड़का था। एक रोज़ क्या हुआ कि उस अमीर लड़के ने अपने हाथ में एक महंगी घड़ी पहनकर आया था। वो घड़ी महंगा था और किसी के पास ऐसा घड़ी नहीं था, तो ये अजीब लगा। और दोपहर के लंच में हुआ कि उसका घड़ी चोरी हो गया। अब चोरी कौन किया है भाई, ये बता रहा है कहानी, लेकिन ये बता रहे हैं ये भी कि चोरी हम ही किए थे। स्वीकार कर रहे हैं आज ये। तो छात्र बोलते हैं फिर कि सर क्या आपको यह घटना याद आया कि एक बच्चे का महंगी घड़ी थी और वो चोरी हो गया था। तो शिक्षक बोलते हैं 10वीं क्लास का। ओ छात्र बोलते हैं जी सर, दोपहर में जब लंच हुआ तब मैंने ही हाथ धोते समय उसकी घड़ी चुरा ली थी। ये स्टूडेंट्स जो है, जो आज गणित के टीचर हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि उस घड़ी को मैंने ही चुराया था उसके हाथों से लंच करते समय, उसको पता भी नहीं चला। घड़ी चोरी हो जाने के बाद जो है वह अमीर लड़का जो था बहुत ही व्याकुल हो उठा, परेशान हो गया कि आखिर मेरा घड़ी गया तो गया कहाँ। उसने घड़ी चोरी होने की शिकायत फिर आप ही से की, क्योंकि आप क्लास टीचर थे। तब आपने कहा कि जिसने भी घड़ी चुराई है वह ईमानदारी से लौटा दे, मैं उसे कोई सज़ा नहीं दूंगा, मैं उसको माफ़ कर दूंगा। लेकिन आपका डर और घड़ी की लालच की वजह से मैंने वह घड़ी नहीं लौटाई। आपके कहने पर भी हम चुपचाप खड़े रहे। घड़ी मेरे पॉकेट में था लेकिन हम स्वीकार नहीं किए, हम घड़ी नहीं लौटाए। फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से आपने क्या किया, क्लास का जो रूम था, कमरा, वो बंद कर दिया गेट, और हम सबको एक लाइन में आंखें बंद करके खड़े होने का आदेश दे दिया कि कोई आंख नहीं खोलेगा। और यह भी कहा कि आप एक एक करके सबके जेब की तलाशी लेंगे। इस बीच यदि कोई अपनी आंखें खोलेगा तो उसके तत्काल स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसका एडमिशन कैंसिल, उसका नाम काट दिया जाएगा। यानी डर से किसी को अब हिम्मत नहीं थी कि हम आंख खोल करके देख लें। हम सब ने अपनी आंखें बंद कर ली थी गुरुजी। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर भी गया था, क्योंकि घड़ी तो मेरे ही पास थे। जब आप मेरे पास आए तो मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ गई कि अब क्या होगा, कितनी बेइज्जती होगी जब मेरे पॉकेट से घड़ी निकलेगा, लोग जानेंगे तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा इन दोस्तों के बीच में। इसलिए मेरी धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। मुझे चोरी पकड़े जाने का डर और बेइज्जती का डर सताने लगा था। आपने मेरी जेब से जब वह घड़ी निकाली तभी मैं आत्मग्लानि से भर उठा। मैं पछताने लगा अंदर से और आत्महत्या करने की ठान ली कि अब जब यहाँ से जाएंगे तो ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए आज अब सुसाइड कर लेना है, मर जाना है, ताकि किसी को मुंह दिखाने की नौबत ना आए। आपने मेरी जेब से घड़ी निकाली और क्रमशः आगे बढ़ते हुए सभी के जेब चेक किए। मतलब आप रुके नहीं, आपने यहीं पर महानता दिखाई, क्योंकि आप अगर उसी समय मेरा नाम बोल देते तो मुझे फिर सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन आपने क्या किया
चेक करते करते आगे बढ़ गए, सबका चेक किए। जब आपकी यह जांच प्रक्रिया पूरी हुई तो अंत में उस अमीर लड़के को घड़ी लौटाते हुए हिदायत दी थी, आपने समझाया था कि आज के बाद पुनः ऐसी कीमती घड़ी पहनकर स्कूल में नहीं आना। और फिर आपने पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, इस पर कोई चर्चा नहीं की। सर, आपने मुझे बेइज्जत और शर्मिंदा होने से बचा लिया था। आगे भी आपने कभी भी इस घटना का कोई जिक्र न तो क्लास में ही किया, न ही किसी अन्य अवसर पर, और न ही किसी शिक्षक से आपने इसकी चर्चा की। यानी आपने मुझे कहीं भी कभी भी बेइज्जत नहीं किया, हमारे सम्मान को कभी भी कम नहीं किया, हमारे सम्मान से कभी नहीं खेले। आप हमको दंड भी नहीं दिए, माफ़ कर दिए। और आपने कभी मेरे साथ भेदभाव भी नहीं किया। ये अजीब बात था। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि जीवन में आगे चलकर मुझे आप जैसा ही एक महान शिक्षक बनना है। जो शिक्षक का गुण है आप में, वो सभी शिक्षकों में होनी चाहिए। और वो गुण हमको इतना प्रिय लगा कि हम भी शिक्षक बनने के लिए ललायित हो गए। अब हम जीवन का उद्देश्य बना लिए कि हमको शिक्षक ही बनना है। तो तब शिक्षक कहते हैं, हाँ, मुझे याद आ गया, एक ऐसी घटना हुई थी। आँखों में एक चमक ले और चकित होकर शिक्षक ने बोला कि बेटा, मुझे तब भी नहीं पता था कि चोरी किसने की थी। मैं कैसे बोलता? मैं अगर देख लेता कि फलां आदमी ने चोरी किया है तो हो सकता है कि कभी न कभी मेरे मुंह से निकल जाता वो बात। इसीलिए मैंने देखा ही नहीं कि आखिर चोरी किसने की है। हमको तो बस इतना मतलब था कि जिस व्यक्ति का घड़ी चोरी हुआ है उसको घड़ी मिल जाए। वो हमारे क्लासरूम में बच्चों के पास ही है। अब किसके पास है इससे क्या मतलब? हमको किसी को बेइज्जत करना, किसी के साथ खिलवाड़ करना इज्जत के साथ, ये तो हमारा उद्देश्य था नहीं। उद्देश्य सिर्फ यही था कि उसको घड़ी लौटा देना है। सो मैंने वो काम किया, इसके आगे मैं कुछ नहीं सोचा। यही कह रहे हैं वो कि बेटा, तब भी मुझे नहीं पता था कि चोरी किसने की थी। ऐसा कैसे हुआ कि हमको पता नहीं चला? तो कह रहे हैं कि क्योंकि जब मैं आप सब की तलाशी ले रहा था तो उस समय आप सबको जिस तरह से आंखें बंद करने के लिए कहा था, उसी तरह से मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और कि ताकि वो घड़ी किसके पॉकेट से निकलेगा ये हम देख ना सकें। तो छात्र बोलते हैं, क्या ऐसा हुआ था? तब तो आज फिर एक ज़िंदगी का पाठ, एक और पाठ हम आपसे सीख कर जा रहे हैं सर। ऐसा तो भाई हम सोचे भी नहीं थे, ये तो और महान काम हो गया। एक तो आपने माफ़ किया था, इसीलिए आपको हम महान समझते थे। इसमें तो आपने और महानता दिखा दी कि आपने उसका बोझ ही नहीं लिया। जानकारी होता तो आपके दिल पर बोझ रहता, एक पश्चाताप की भावना आती कि हमारे शिक्षक, इस छात्र ने चोरी किया है। आपने उसको भी आराम से हैंडल किया कि खुद भी आंखें बंद कर ले। आंखें बंद करके आपने सर्च कर लिया तो किसी को पता नहीं चला कि आप किसका पॉकेट कब चेक किए, किसके पॉकेट से वो घड़ी निकला। 100 बात की एक बात यहाँ पर यही है मित्रों, ध्यान रहे कि वस्तुओं की चोरी बहुत बड़ी चोरी नहीं है, किंतु व्यक्तित्व की चोरी जो है उससे बड़ी कोई और चोरी नहीं हो सकती है। एक बात और है कि वस्तुओं की चोरी तो बहुत जल्दी बंद भी हो जाएगी। वस्तु चोरी लोग क्यों करता है? उस वस्तु का उसके पास अभाव है तभी तो करता है। तो यही कह रहे हैं कि क्योंकि वस्तुएं जब ज़्यादा हो जाएगी, वस्तुएं जब उसके पास भी हो जाएगी तो वो चोरी फिर नहीं करेगा। लेकिन व्यक्तित्व की जो चोरी करने की यह बात है वो जारी रहेगी। हम चुराते ही रहेंगे और दूसरे पर इसका ठिकरा भी फोड़ते ही रहेंगे। मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं किया, ये सब कहता है, चोरों कहता है कि हमने चोरी थोड़े किया है। अगर वो इसको एहसास करे तो चोरी तो करेगा नहीं। तो ऐसा नहीं करता है, लोग दूसरे पर ठिकरा फोड़ देते हैं। सत्य का क्रियान्वयन ही न्याय है। अगर सत्य हमारे जीवन में क्रियान्वित हो जाए, हम सब कर्म को सत्य के मार्ग पर चलकर करने लगे
तो इससे बड़ा अन्याय कुछ नहीं है। लेकिन हम सत्य का मार्ग कहाँ चुन पाते हैं, झूठ का मार्ग चुनते हैं, द्वेष का, क्रोध का, हत्या का, लोभ का, ईर्ष्या का, ये सब का मार्ग चुनते हैं। इसी कारण तो हमारे समाज में अन्याय का बोलबाला हो रहा है। आज हम किसी को पीड़ित करते हैं, किसी को प्रताड़ित करते हैं, कल कोई हमको प्रताड़ित करता है, कल कोई हमारे साथ अन्याय करता है। आज हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो कल हमारे साथ भी अन्याय होता है। आज हम किसी हमसे जो कमज़ोर है उसको सताते हैं, कल हमसे जो मजबूत है उसके सामने तो हम कमज़ोर हैं, वो हमको फिर सताएगा। इसलिए प्रयास यही करना है, सत्य के मार्ग पर चलना है और अपने जीवन के साथ साथ अन्य लोगों के, समाज के जीवन को भी सुखी और शांतिपूर्ण व्यतीत करने हेतु सुमंगल भावना के साथ ऐसा बनाना है कि सब कोई अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके और हमारा समाज उन्नत हो सके, प्रगति के पथ पर उच्चतम शिखर तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य को आपके सामने रखते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे सामने अंतिम समय तक बने रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य बात को लेकर के।